अमेरिका के बिहेवियरल साइंटिस्ट जॉन काल्हॉर्न ने चूहों के कुल 4 जोड़े चुने थे। उन्हें सुख सुविधाओं से लैस एक जगह पर लंबे समय तक रखा। नतीजतन उनकी तादाद हजारों में पहुंच गई। सोशल से लेकर सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक सब बदल गए। ऐसा विनाश शुरू हुआ कि चूहों ने अपने ही बच्चे खाने शुरू कर दिए। आखिर इस परीक्षण में ऐसा क्या पता चला जो इंसानों के लिए सबक बन गया और ह्यूमन सोशियोलॉजी को मिली एक नई दिशा। नमस्ते, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज कहानी चूहों पर हुए एक एक्सपेरिमेंट की, जिसे कहा गया यूनिवर्स 25 या बिहेवियरल सिंक। Brought to you by Mrs. Bector's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. अमेरिका में एक स्टेट है टेनेसी। 1917 में जॉन काल्हॉर्न और इसी टेनेसी के एल्कटन कस्बे में पैदा हुए। पापा स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर थे और मम्मी थी मास्टर। पिता के तबादले के चलते जॉन के परिवार को एक दूसरे टाउन नैशविले में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ घर के बगल में पक्षियों से जुड़ी एक संस्था थी, टेनेसी ऑर्निथोलॉजी सोसाइटी। यहीं से जॉन में पक्षियों और जंतुओं से जुड़े विज्ञान में दिलचस्पी जगी। उन्होंने जब पीएचडी की तो चूहों की 2 नस्ल पर को रिलेशन को अपने शोध का आधार बनाया। अपनी ही एक जूनियर से शादी की और नौकरी के लिए मैरीलैंड आ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जॉन मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से जुड़े। यहीं वो रोडेंट इकोलॉजी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। तब बाल्टीमोर चूहों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान था और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन इसकी एक और वजह थी। अमेरिका और सहयोगी देशों में ये डर फैल रहा था कि जापान जैसे विरोधी देश चूहों को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहर देकर चूहे मारे जा रहे थे, लेकिन बाल्टीमोर में चूहे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न्यूयॉर्कर मैगजीन में इसी मुद्दे से जुड़े एक लेख के मुताबिक काल्हॉर्न और उनके टीम लीड ने हर 6 हफ्ते पर चूहों की काउंटिंग जारी रखी। बाल्टीमोर में करीब 55 कॉलोनी ब्लॉक्स थे। 2 साल तक लाखों चूहे मरने के बाद भी चूहों ने 150 प्रति ब्लॉक यानी लगभग एक जैसी पॉपुलेशन मेंटेन रखी। 1950 के दशक के अंत में NIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने काल्हॉर्न को चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका दिया। इसके तहत काल्हॉर्न ने द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स नाम से एक शोध जारी किया। इसके लिए उन्हें NIMH की तरफ से मदद भी मिली। इसमें उन्होंने नॉर्वेजियन चूहों की नस्ल पर अपने परीक्षण के परिणाम जारी किए। काल्हॉर्न का सवाल सिंपल लेकिन बड़ा इफेक्टिव था। क्या जनसंख्या के आंकड़े सामाजिक व्यवहार में बदलाव करते हैं? सवाल के जवाब पाने के लिए निकले काल्हॉर्न ने इसके लिए अतरंगी जुगाड़ निकाला। उन्होंने अपने घर के बगल में करीब 10,000 स्क्वायर फीट के बड़े से एरिया में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। कुछ नर और मादा चूहे इसमें छोड़े गए। एरिया इतना बड़ा इसलिए चुना गया था ताकि 5,000 चूहे तक इसमें आराम से रह सकें। 1947 के मार्च से जून 1949 के बीच जब यह प्रयोग पूरा हुआ तो काल्हॉर्न ने यहाँ भी वही पैटर्न्स देखे जैसे बाल्टीमोर में दिखे थे। इतनी बड़ी जगह और सब कुछ मिलने के बाद भी चूहों ने 150 के आसपास ही खुद की पॉपुलेशन को मेंटेन रखा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कई दफा सोचे समझे परिणामों से ज्यादा थ्रिल वो परिणाम देते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी न की हो। ऐसा ही केस बना काल्हॉर्न का सबसे चर्चित प्रयोग यूनिवर्स 25। यूनिवर्स से मतलब था चूहों का संसार और नाम में 25 इसलिए क्योंकि काल्हॉर्न की 25वीं कोशिश थी। इस बार घरेलू किस्म वाले चूहे यानी माइस को चुना गया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि जनसंख्या बहुलता किसी समाज को कैसे प्रभावित करती है। 1968 में शुरू हुआ यह प्रयोग एक किस्म का रैट यूटोपिया था, जहां चूहों को खाना पीना सहित सभी तरह की सुख सुविधाएं दी गई थी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। यह पुराने एक्सपेरिमेंट की तरह बड़ी जगह पर नहीं था। काल्हॉर्न ने इस बार 9 बाई 9 फीट के एक कंटेनर में 256 ब्लॉक्स बनाए। हर ब्लॉक तक खाना पीना पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की। ना कोई लाइफ थ्रेट, ना किसी बीमारी का डर। इस बार का एक्सपेरिमेंट 4 नर और 4 मादा चूहों के साथ शुरू हुआ। पहले 104 दिनों के चरण यानी स्ट्राइव पीरियड में चूहों ने कई नई जगहों को अपनाना शुरू किया। अपने एरिया मार्क किए, प्रजनन शुरू हुआ। दूसरे फेज यानी एक्सप्लॉइट पीरियड के अगले 200 दिनों में चूहों की संख्या में रैपिड ग्रोथ देखी गई। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हर 55 दिनों में दोगुनी हो रही थी। काल्हॉर्न ने इसे बिहेवियरल सिंक कहा। यहाँ अत्यधिक सामाजिक संपर्क ने तनाव, आक्रामकता और असामान्य व्यवहार को जन्म दिया। साल भर बाद इसका फेज 3 आया। चूहों की संख्या 2200 हो चुकी थी।
जाहिर तौर पर चूहों के बीच सोशल टेंशन दिखनी भी शुरू हो चुकी थी। काल्हॉन ने इसे यूनिवर्सल ऑटिज्म कहा, जहां चूहों ने सामाजिक कौशल खो दिए जो प्रजनन और समाज के लिए ज़रूरी थे। एस्केपिंग द लेबोरेटरी नाम के शोध में जॉन एडम्स इस फेज का जिक्र करते हैं कुछ इस तरह। नर चूहे आक्रामक होने लगे थे, प्रजनन क्रिया भी प्रभावित होती दिखने लगी थी। कुछ नर चूहे होमोसेक्सुअल तो कुछ हाइपरसेक्सुअल हो चुके थे। चूहिया अपने ही बच्चों को छोड़ दे रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे। काल्हॉन ने निष्कर्ष निकाला कि सोशल डेंसिटी ने सोसाइटी में इतना तनाव पैदा किया कि चूहे सोशल होने और रिप्रोडक्शन प्रैक्टिस से दूर रहने लगे। काल्हॉन ने इन्हें सामाजिक रूप से मरा हुआ बताया। ये चूहे ब्यूटीफुल वंस इस डेक्लाइन का जीता जागता उदाहरण बने। ब्यूटीफुल वंस चूहों का वो समूह था जो खाते, सोते और केवल सेल्फ केयर पर ध्यान देते थे। इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति चौथे और आखिरी चरण में आई। क्या था जानते हैं। इस चौथे चरण में देखे गए कैनिबलिज्म के लक्षण, माने चूहे अपने ही बच्चों को खाने लगे। धीरे धीरे इनकी पूरी कॉलोनी तबाह होने लगी। 1960 और 1970 के दौर में जब काल्हॉन के एक्सपेरिमेंट्स लोगों के बीच पहुंचे तो दुनिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। लिहाजा ये एक्सपेरिमेंट जल्द ही प्रयोगशालाओं के दायरे से बाहर निकलने लगे और आम जनता के परसेप्शन में जुड़ने लगे। इसके कंक्लूजन ऐसे थे जो इंसानों को डराने के लिए काफ़ी थे। वक्त के साथ इस मुद्दे पर डॉक्टर कार्ल-हंस माउसरी जैसे किताबें भी लिखी गईं। कुछ विद्वानों ने इसकी अलग अलग सीमाएं बताईं, लेकिन जॉन बी हाल्कॉन ने दिखाया कि यूनिवर्स 25 एक वैज्ञानिक प्रयोग से कहीं आगे की बात थी। ये मानव समाज के लिए एक चेतावनी थी जिसे आप हम अपने सामने चरितार्थ होता भी देख रहे हैं। अक्सर विज्ञान से जुड़े ऐतिहासिक किस्से हम आपके सामने लाते रहते हैं। उसी कड़ी में ये किस्सा भी, ये घटनाक्रम भी हमने आपके सामने रखा। तारीख के अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नए किस्से कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।